अभिनंदन करती हूँ। और आज के इस लाइव योगा सेशन में द जर्नी ऑफ सेल्फ थ्रू द सेल्फ विद योग गुरु सुधीर पॉल, ट्रेनर एट सोहम योग में आप सभी का वेलकम है। सभी पार्टिसिपेंट अपने रिलेटेड क्वेश्चंस, क्यूरियोसिटी और कोई भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा आज के हमारे थीम से रिलेटेड, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में उसे लिखें और यदि जरूरत पड़ी तो आपको अनम्यूट किया जाएगा। आप अपने क्वेश्चन को हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं उनके साथ शेयर कर सकेंगे। जो पार्टिसिपेंट अपने आप को रीनेम नहीं किए हैं प्लीज आप रीनेम कर ले ताकि आपके नाम के साथ क्वेश्चंस को रखा जा सके। और फिर ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज की हमारी जो कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर रमा जैन, प्रोफेसर मैथमेटिक्स, महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम प्लीज आप सेशन को फर्दर आगे की तरफ ले चलें। डॉक्टर रमा जैन मैम प्लीज। थैंक यू लीना, थैंक यू सो मच। वेलकम ऑल पार्टिसिपेंट्स। मैं महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि इंटरनेशनल योगा डे 21 जून आने वाला है, तो उसी तारतम्य में 1 वीक पहले हम लोग के विद्यालय ने ये प्रोग्राम रखा कि डॉक्टर लीना ने जैसे अभी क्विज भी स्टार्ट की थी, उसी के कंटिन्यूशन में ये हुआ कि एक लाइव सेशन भी कर लिया जाए जिससे बच्चों को और सभी को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी देखने वाले हैं, उनको योगा के बारे में अवेयरनेस हो जाए, उनके बेनिफिट्स के बारे में। तो हमारे एक ट्रेनर हैं मिस्टर सुधीर पॉल, वो उन सर ने एक्सेप्ट कर लिया और हम लोग ने इस थीम के संग शुरू कर रहे हैं ये प्रोग्राम, अ जर्नी ऑफ सेल्फ थ्रू द सेल्फ। और योगा के बेनिफिट जैसे आपको पता है कि नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2015 में योगा की अवेयरनेस के लिए काफी कार्यक्रम किए और इंटरनेशनल लेवल पे इसको पहचान दिलाई। तो 2015 से हर साल 21 जून को ये प्रोग्राम होता है। और अनलकीली इस बार कुछ लॉकडाउन के कंटिन्यूएशन में और ऐसा माहौल वर्ल्ड वाइड बन गया है कि जिससे एक लार्ज स्केल पे ये ना होके उन्होंने थीम दिया कि योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन योगा, लाइव योगा प्रोग्राम का ये सेशन रखा, जो कि हमारे जो योगा गुरु हैं वो इसकी बेनिफिट बताएंगे, इसके पोजेस बताएंगे और किस योग को करने से क्या बेनिफिट आपको मिलेगा और किस बीमारी के लिए क्या आपको करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ये सारी चीजें बताएंगे। तो योगा के सारे बेनिफिट्स वो ही बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने सारे कलीग्स को, सारे स्टूडेंट्स को और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और अपने प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत अभिनंदन फिर से करती हूँ। प्रिंसिपल मैम से आग्रह करूंगी कि प्लीज वो हमारे कार्यक्रम के लिए 2 शब्द सबके उत्साहवर्धन के लिए बोले। अनिशा दीदी, प्रिंसिपल मैम। नमस्ते सभी सम्मानित अतिथिगण का इस योग सत्र में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी, मेरी साथी शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, आप सभी का इस योग सत्र द जर्नी ऑफ सेल्फ थ्रू द सेल्फ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इसी के साथ आज इस यात्रा में जो आज हम एक स्वयं को पहचानने की और स्वयं की यात्रा स्वयं के द्वारा, तो इस यात्रा के जो मार्गदर्शक हैं आज के योगा गुरु सुधीर पॉल जी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और बहुत हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय, अपना महत्वपूर्ण समय हमारे लिए निकाला। और योग जो हमारी एक जीवन पद्धति का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और हजारों वर्षों से इसका, क्योंकि उद्गम जो था भारत में ही हुआ और फिर कुछ समय से धीरे धीरे हम अपनी संस्कृति से दूर होते गए, लेकिन विश्व ने हमारी इस जो योगा की पद्धति है इसको पहचाना, इसके लाभों को भी जाना और इसी तारतम्य में फिर 2014 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया कि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बनाएं और
तो तब 2015 से निरंतर हम इस 21 जून को हम योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस बार जैसा भी रमा जी ने भी बताया कि लॉकडाउन के चलते और जो कोविड संक्रमण की स्थिति है उसमें, क्योंकि हम लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, तो इस बार की जो थीम रखी गई है इंटरनेशनल योगा डे के लिए, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, कि हम अपनी जो ये स्पिरिट है, ये जो अपनी एक हमें हमारी पहचान है, हमारी जो संस्कृति है, उसको हम आगे लेके जाएं। और हम साथ में नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर पे अपने परिवार के साथ हम योग करें। तो आज इस यात्रा में आपका जो मार्गदर्शन हमको मिलेगा उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। और निश्चित रूप से आज जो भी जानकारी हमें मिलेगी, बहुत से लोग ऐसे भी इसमें जुड़े हुए हैं जो प्रतिदिन योग नहीं करते हैं, उन्होंने अभी इसको प्रारंभ नहीं किया है। तो आज आपके इस सानिध्य में हम लोग जो भी कुछ सीखेंगे, जो भी कुछ सुनेंगे, तो निश्चित रूप से जो करते हैं वो और उत्साह से, और जो अभी तक नहीं कर रहे थे योगा, वो भी इसके लाभों को समझ के इसको करना शुरू करेंगे। और जब 21 जून को हम पूरे उत्साह के साथ अपने परिवारों के साथ योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को सेलिब्रेट भी करेंगे और उस दिन योग भी करेंगे। तो हमारी बस यही कहना है कि जो ये हम जो भी कुछ आज सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको हम एक ही दिन तक सीमित ना करें, बल्कि इसको अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। क्योंकि योगा जो है कोई मात्र शारीरिक अभ्यास क्रिया नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारी चेतना को जोड़ने वाली चीज है। और इसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन के प्रति प्रदान करती है और हमें इतना सबल और सशक्त बनाती है कि हम अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से कर सके। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज की जो कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हमें योगा गुरु सुधीर पॉल जी के सानिध्य का अवसर का लाभ दिया। तो मैं बहुत बहुत उनको भी साधुवाद देती हूँ, डॉक्टर रमा जैन और डॉक्टर लीना को। और बहुत ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं रमा जी से आग्रह करूंगी कि वो आगे कार्यक्रम को लेके जाएं। तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। डॉक्टर रमा जैन। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी आपके आशीर्वचनों के लिए। आपके आशीर्वचन और आपका उत्साहवर्धन का जो वाक्य होते हैं वो हम लोगों के लिए हमेशा ही मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन का काम करते हैं। तो आपके ही प्रेरणा से हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखने की सोची और आशा है कि ये सफलतापूर्वक संपन्न भी हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे जो आज के योगा गुरु हैं, इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां से पीजी किया हुआ है, फिर इन्होंने बैंगलोर में कुछ समय काम किया हुआ है और लकीली अभी आजकल ये लखनऊ में अटैच्ड है सोहम योगा सेंटर से। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया और आप लोग भी अभी देखेंगे सर का जो समझाने का और सिखाने का तरीका है वो इतना अच्छा है कि वो हर पोज के बारे में, वो पोज के करेक्शन के बारे में, कि क्योंकि बिगनर्स होते हैं वो बहुत अच्छी पोजेस नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी राइट डायरेक्शन में ही अलाइनमेंट हो इस बारे में वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। और स्पेशली जब योग करते हैं तो बहुत से लोग सिर्फ आसन या पोज पे ही ध्यान देते हैं, सर सांसों के उतार चढ़ाव में कि कब इनटेक कब आउट, इस तरह वाली चीजें, और कौन से पोजेस हमें करने चाहिए, मतलब कंटिन्यूअसली ये नहीं कि फॉरवर्ड बेंडिंग वाले कर लिए या कंटिन्यूअसली बैकवर्ड, वो टोन अप करते हुए ही आगे प्रोसीड करते हैं कि कितना होल्ड करना है, किस हिसाब से करना है। तो अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, स्टूडेंट्स के लिए है ये चीज कि मैंने देखा था जिन्होंने ब्लॉग में डाला था अभी जो 21 जून के लिए ब्लॉग आया था, वीडियो ब्लॉग वाला, तो कुछ ये था कि पोज के नाम गलत लिखे थे। तो आज बच्चों ये भी ध्यान देना कि आपको नाम भी सही पता होने चाहिए, जो आपने पोज है पोज के नाम वो भी ठीक पता होने चाहिए। तो सर से ये भी आग्रह है कि सर आप साथ में नाम भी बताते चलिएगा। और जैसा कि निशा दी ने बोला कि बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम लोग के एज वाले या
तो थोड़ा सा इस तरह से समझाते हुए और ये करते हुए कि सबको साथ में लेके जैसा वो हो उस हिसाब से सर से हम आग्रह करेंगे कि सर योगा की शुरुआत करें। तो सर पहले योगा के थोड़े से बेनिफिट्स वगैरह बता के और फिर आप शुरुआत करेगा। तो सुधीर पॉल सर प्लीज। हमें हमारे कलीग्स बहुत सारे दिख रहे हैं, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। नीना दी भी दिख रही हैं। नीना दी नमस्कार, सुमन दी, अनीता, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोगों ने ये टाइम निकाल के हम लोग के संग ज्वाइन किया, और हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के भी बहुत सारे लोग हैं दिख रहे हैं मुझे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग, और डेफिनेटली आप लोग को इससे कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ नई चीज जानने को मिलेगी। और इस प्रोग्राम का जो मेन मोटिव है अवेयरनेस फैलाना, कि लोग इसके लिए और ज्यादा अवेयर हो जाएं। तो हम ये सोचते हैं कि हम लोग इसमें सफलता हासिल जरूर करेंगे। तो सर प्लीज मैं चाहूंगी कि आप प्रोसीड करें। ओके मैम, बहुत बहुत मैम धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम हमारा। हरे कृष्णा, राधे राधे जी। मेरा नाम सुधीर पॉल है और मैंने, जैसा कि मैम ने भी बताया, मैंने हेमवती नंदन बहुगुणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से मैंने मास्टर किया योग से। और लखनऊ से पहले मैं बेंगलोर में जॉब कर रहा था। वहाँ जो डाइट था, डाइट को चलते मैंने वहाँ पे जॉब को छोड़ दिया था और फिर मैंने लखनऊ ज्वाइन करने का फैसला लिया। जी, आज हम आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे कि सबसे पहले योग क्यों जरूरी है, हमारे जीवन में योग क्यों जरूरी है, हमें योग क्यों करना चाहिए। और फिर हम आपको चर्चा करेंगे हमारी लाइफ स्टाइल, जो हमारी आज की लाइफ स्टाइल है वो किस तरह की हो गई है और कैसी होनी चाहिए। तो हम बताएंगे कि जो योग की परिभाषा है, सबसे पहले मैं योग की परिभाषा बताऊंगा जो WHO ने बताई है कि इंसान शारीरिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तो वो फिर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, जबकि WHO ने बताया है कि इंसान को, व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से अगर वो स्वस्थ है तो वो इंसान स्वस्थ है। क्योंकि आजकल जो बहुत सारी डिजीज हो रही है तो शारीरिक रूप से तो कम हो रही है, पर आप मेंटली बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे जैसे जो हमारी लाइफ स्टाइल से इसको हम जोड़ते हुए चल रहे हैं, तो जो हमारी, जैसे कि हमारी लाइफ स्टाइल आजकल ऐसी हो गई है कि कोई भी काम उसमें टाइमली हो नहीं रहा है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप हमारे ब्रेकफास्ट ले लो, लंच ले लो, डिनर ले लो, मॉर्निंग उठना, रात को टाइम से सोना, खाना कब खाना, ये सारी चीजें भी हमारे लाइफ को एक अनबैलेंस बना देती हैं, जिसके चलते हमें ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है। और ये चीजें आप लोगों, सभी लोगों को पता है कि हमें कब खाना खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या हमारी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, बैठने का तरीका, एवरीथिंग, सब कुछ। तो हम आप लोगों को सबसे पहले बताएंगे एक इसमें कि जो आपकी जो आज की जो लाइफ स्टाइल है वो किस प्रकार से हो गई और इससे आप निजात पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो एक नई लाइफ स्टाइल हम चूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, हमारी जिंदगी आजकल स्ट्रेस से इतना ज्यादा भरा पड़ा है दिमाग में कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, छोटा हो या बड़ा, हम स्ट्रेस, डिप्रेशन ऑटोमेटिक हमारे मन में आ जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक है माइंड के लिए। अगर हमारे शरीर में, हमारे माइंड में अगर किसी भी प्रकार का डिप्रेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारी एक जो सोचने की क्षमता है वो कम होने लगती है। और जैसे कम होने के साथ साथ में इंसान क्या होता है कि इंसान सामने वाले से बात करना कम कर देता है, ज्यादा शांत रहने लगता है। जैसे अभी एक उदाहरण ले लो, सुशांत सिंह राजपूत, जो अभी हमारे बीच उनका निधन हो गया, हमारे बीच नहीं गए हैं 2-3 दिन पहले। तो स्ट्रेस लोगों में आजकल स्ट्रेस एक आम बीमारी बन चुकी है कि हर घर में किसी न किसी को ऐसी बीमारी है जो लोग उसमें फंसते जा रहे हैं, लोगों से दूर होते जा रहे हैं। तो इसमें भी योग का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें योग से आप इन सब चीजों से निजात पा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है, सपोज हम अभी जैसे बैठे हैं तो आज के समय में जितनी आरामदायक चीजें आ गई हमारी लाइफ में, हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है। सपोज आपने कोई एक नई चेयर ली, ठीक है, बहुत सॉफ्ट चेयर है, आप बैठ के आपको बड़ा रिलीफ होता है, बहुत अच्छा लगता है। पर एक चीज ये ध्यान रखना कि जितना लाइफ में जितना हमें सुख मिल रहा है, तो समझ लो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होती जा रही है, बिगड़ रही है। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा बैठने का तरीका है सबसे ज्यादा आजकल गलत हो गया है।
आजकल कोई भी इंसान स्पाइन को सीधे करके कोई नहीं बैठा है, ये एक नॉर्मल है, ये लोगों को पता नहीं होता है। जैसे हमारे जीवन में कुछ चीजें ऑटोमेटिक होती है, जैसे सांस लेना, पलकों का झपकना, उसी प्रकार से अब एक ये भी लाइफ में हम लोगों ने जोड़ लिया कि हर समय टेढ़ा बैठना, एक हंच को बनाकर बैठना। तो देखो हंच, अगर आप स्पाइन को टेढ़ा करके बैठ रहे हैं तो उससे जो लाभ हानिकारक हमारे ये है कि देखो जो हमारी स्पाइन है, वो हमारी जो स्पाइन है वो एक हमारा ट्रांसफर है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर है। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी कनेक्शन होते हैं, आई मीन जितने भी कनेक्शन होते हैं सारे ट्रांसफार्मर से ही होते हैं। तो जो स्पाइन से हमारे बॉडी में सारे जो कनेक्शन है वो सारे स्पाइन से ही है। जरूरी हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी का सिर दर्द हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या है कि हम लोग रीजन जानते हैं कि क्यों दर्द हो रहा है। हम लोग उससे बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपने ऐसा क्या किया, क्या खाया था, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद फिर लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अब तो देखो स्पाइन, जैसे हमारे जो स्पाइन से सारी नर्व्स जो होती हैं सारी स्पाइन से ही जाती हैं और सारा कनेक्शन जो होता है स्पाइन से ही होता है। तो इससे होता है क्या है कि जैसे आपका हेडेक हो रहा हो तो हेडेक हो सकता है कि जैसे टेढ़ा बैठते बैठते होता है कि स्पाइन भी वैसे ही आकार ले लेती है। सपोज ऐसे स्पाइन है, ठीक है, और आज के समय में हमारी स्पाइन का जो एक फिगर है, एक पिक्चर, वो पिक्चर हो गया ऐसे, ये इसने आकार ले लिया, ठीक है। उसमें क्या होती है कि हर एक जॉइंट से जहाँ पे वर्टेब्रा होती है वहां से बहुत सारी नर्व्स का एक तरह से पूरी बॉडी में एक वायर की तरह सारे कनेक्शन जा रखे हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी नस एक दब गई, कोई भी नस एक दब के सिर दर्द होने लगा, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर पेन किलर दिया, हम ठीक हो जाते हैं। और हो सकता है कि कुछ दिन हमें रिलैक्स अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वही लाइफ में सिर दर्द होता है। किसी का मैंने देखा है कि एक महीने तक लोगों का सिर दर्द होता है, बोलते हम दवा ले रहे हैं बट ठीक नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले अगर आप कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले से तो आप ये सोचो कि हमें ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है, उसके बाद ही आप मेडिसिन लो या कोई दूसरा उपचार करो, ठीक है। इसलिए और जब बैठने में क्या होता है कि जो और भी नर्व्स हैं, जैसे हमारी साइचिका हो गई, बैक पेन होती है, साइचिका बैक पेन, लगभग बैक पेन तो मुझे लग रहा है हर फैमिली के हर एक मेंबर को है आज के समय में। बैक पेन तो इतना ज्यादा हावी हो गया है हम लोगों पे कि बैक पेन घर के फैमिली के हर एक मेंबर को बैक पेन 100% ही होगा। क्योंकि उसमें रीजन होता है कि जब हम बताया जैसे मैंने कि आप जब झुके रहते हो, ठीक है, जब आप आगे की तरफ हर समय बैंड रहते हो, कोई पीछे की ओर होता ही नहीं है, सब आगे की ओर ही झुकते हैं। तो जब आगे की ओर आप बैंड रहते हैं तो उसमें क्या होता है, सेम वही प्रॉब्लम होती है, कोई नर्व्स होती है जो साइचिका की या फिर बैक पेन की, वो पुश हो जाती है, दब जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेट जो होता है वो रुक जाता है और हमारा पेन स्टार्ट हो जाता है। अब उसको योग क्या करता है, योग कुछ नहीं करता है, मैं बता रहा हूँ योग है, योग क्या करता है कि आपको सिर्फ वो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो स्टार्ट कर देता है, पेन अपने आप कम हो जाता है। और हमारे पास आज के समय में हम लोग के पास इतना भी समय नहीं कि हम लोग अपने लिए आधा घंटा या 1 घंटा दे सके, ऐसी हमारी लाइफ बन गई है। ऑफिस वर्क, घर आए, खाना खाया, सो गए। और एक चीज और भी है कि जैसे हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जब हम लोग बोलते हैं हम सुबह वॉकिंग के लिए जाए, तो वॉकिंग पर जाने का मतलब कुछ और है, लोग उसको किसी और में ले रहे हैं। जब हम सुबह लोग वॉकिंग पर जाते हैं तो हम देखते हैं पार्कों में, मैंने बहुत देखा लखनऊ में कि लोग हेडफोन लगा रहे हैं और वॉक कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हेडफोन लगाने से हम बाहर इसलिए जाते हैं क्योंकि हम अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, एक फ्रेश हवा मिल जाए, और वो होती तब है जब आप उस जो आपको ऑक्सीजन या वायु फ्रेश हवा जो मिले हमें उसको फील करना है। जितने अच्छे से हम उस चीज को फील करेंगे, गेन करेंगे, तब उस चीज का एक हमें आभास होता है कि हाँ कुछ हम बॉडी में ले रहे हैं। योग क्या है कि एक महसूस करने का एक विषय है। आई मीन मेंटल रूप से ही योग उसके अंदर एक तरह से समा जाता है, चीजें को हम महसूस करते हैं। जैसे हर एक पोजीशन में मैं बोलता हूँ आप महसूस कीजिए, आपको जहाँ पेन हो रहा है आप उसको फील कीजिए।
तो सेम यही होता है कि अब लोग क्या करते हैं कि लोग गए हेडफोन लगा रखे हैं, खूब अच्छे से टहल रहे हैं, वापस घर गए बोलते हम टहले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हेडफोन लगा के वॉकिंग कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, आपके माइंड के लिए कोई फायदा नहीं। आप ये समझो अपना समय बर्बाद करके वापस घर आ गए, इससे अच्छा आप ना जाते तो बेटर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। अब फिर से स्पाइन पे आते हैं। अब स्पाइन पे देखो, हम जब झुक के बैठते हैं, एक और बहुत नुकसानदायक है हमारे लिए जो पोजीशन बैठना। देखो अब इसमें क्या होता है, जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स का आकार होता है, ठीक है। जब भी हम आगे झुक के बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, सपोज ये ऐसे बैठते हैं, ये तो क्या होता है, हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स पे प्रेशर पड़ता है चारों तरफ से। जब आपका हार्ट आपने क्लोज किया, ठीक है, क्लोज किया, तो क्या होता है, हमारे हार्ट पे जो लंग्स होता है, लंग्स पे प्रेशर पड़ता है, लंग्स का भी जो आकार होता है वो बिल्कुल दब जाता है आपस में। फिर आप ऐसे रहना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप ऐसे रहना स्टार्ट हो जाते हो तो फिर लंग्स हर समय के लिए वो दब जाता है, उसका जो आकार होता है उसका आकार प्लस हो जाता है, और जिसकी वजह से वो भी अपना वर्क नहीं कर पाता है। जबकि हमें सभी लोगों को पता है कि जो लंग्स का काम होता है ब्लड को प्योर करने में होता है, तो जितनी अच्छे से वो प्योर करेगा उतना अच्छा हमारे जो बॉडी के फंक्शन होंगे बढ़िया से काम करेगा। तो जब आकार उसका कम हो जाता है तो जो उसका जो ब्लड का प्रयोग करने की जो एक गति होती है वो भी धीरे हो जाती है, और जितना नॉर्मल करता था, यानी कि जब हम सीधे थे तब जो कार्य करता तो उतने समय में ज्यादा ब्लड को प्रयोग करता था। अब जब उसका एरिया, जब जो उसकी एरिया है वो जब कम हो गई तो वो थोड़ा सा कम कर देगा प्योर करना, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड सर्कुलेट है पूरी तरह से हमारे स्पाइन में नहीं हो पाता है। ये सारी चीजें बहुत आम है, इसमें मैं कुछ ऐसी कोई भी नई चीज नहीं बता रहा हूँ जो आप लोगों को पता ना हो, सबको पता है। और हम देखते हैं कि लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल में जो बाहर का फूड है, जैसे ठेले पे नूडल वगैरह लगाते हैं, सबसे खराब है भाई। मैंने लखनऊ में देखा तो वहां पे मैंने देखा कि ऐसे लोगों का भीड़ है जैसे फ्री मिल रहा हो, आई मीन एक मेला टाइप का समझ लो। सबसे गंदी चीज तो यही है कि हम लोग बाहर का खाना खा रहे हैं। देखो पहली चीज, जो आज हम लोग वैसे भी जो चीजें खा रहे हैं, घर का भी खाना खा रहे हैं, उसमें ही जहां तक मिलावट है, क्योंकि आप इस समय कोई भी चीज दवा से नहीं होती है। और दूसरी चीज, हम लोग बाहर से भी खा रहे हैं, और जब बाहर से खा रहे हैं तो बिल्कुल पॉइजन समझो हमारे बॉडी के लिए। पहले के लोग बीमार कम पड़ते थे, आप लोगों ने शायद देखा होगा, जो आप लोगों की माँ जी लोग हैं, दादी है, मेरी दादी है, तो देखो वो लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। उसका रीजन यही था कि जो भी हमारे जो खेत थे या जो चीजें हम बाय करते थे, तो वो चीजें बिल्कुल प्योर होती थी, और बाहर का वहाँ कुछ भी खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लोग स्वस्थ रहते थे, काम करते थे, इसको आप व्यायाम समझ लो। आज के लोग क्या है, खा लेते हैं, बस कुछ नहीं करना है, तो इससे भी आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हो जाती है। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट चलते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, फिर उसके बाद हम थोड़े आसन आपको बताएंगे जो आपको रेगुलर करने होंगे विद ब्रीदिंग के, उनके बेनिफिट बताऊंगा मैं। तो हम चीजों को थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिदोष की बात करते हैं। तो देखो त्रिदोष में जो हमारे त्रिदोष है, वात पित्त कफ, हम थोड़ा सा इनको आपको थोड़ा सा बता देंगे, ज्यादा मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बस जो चीजें आप लोगों के लिए बेनिफिट वो चीजें हम आपको बता देंगे। तो जो वात पित्त कफ है, तो देखो हमारे शरीर में और जो भी जितनी बीमारियां होती हैं सारे वात पित्त कफ के अनबैलेंस से ही होती है। ठीक है, तो वात पित्त और कफ से मिलकर लगभग 140 से 45 बीमारियां होती हैं। ठीक है, तीनों को मिला के हमारे लाइफ में तीनों को मिला के कम से कम 140 और 45 बीमारियां होती हैं। जिसमें से ये जो सारी प्रॉब्लम है ये एक दूसरे पर डिपेंड है। ये वात पित्त कफ जितने भी हैं ये सारे एक दूसरे पे डिपेंड है, और इसको हम बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद का सिद्धांत और योग दो है जो बहुत जल्दी इन पे इफेक्ट डालते हैं, इनको बैलेंस करने के लिए। योग में आपका जो आसन और प्राणायाम दोनों चीजें होती है। किसी एक के बैलेंस हो जाने पर सारी चीजें अनबैलेंस हो जाती है। और इसकी कोई ऐसी अभी तक मेडिसिन है प्रॉपर जो वात पित्त कफ त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए है, अभी तक कोई ऐसी ट्रीटमेंट मेडिसिन बनी ही नहीं।
हमें जैसे सपोज कभी कभी होता है कि हमें सपोज हमें जुकाम हो गया, ठीक है, जुकाम हो गया, पर हमें पता होना चाहिए कि हमें जुकाम हुआ क्यों है। हर चीज का सलूशन आपके पास है। अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखो योग में, तो धैर्य सबसे जरूरी है। आप पहले ये देखो कि अगर हमें जुकाम हुआ तो क्यों हुआ, किस कारण हुआ, उसके बाद आप उसका सलूशन निकालो। और अगर आपको जुकाम 6 महीने में हो रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जुकाम से क्या होता है, कुछ ऐसी हमारे जो बॉडी में जो भी गंदगी होती है, मल होता है, वो जुकाम से कफ के साथ ही वो भी बाहर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम अब बात करते हैं आपके वेस्ट पे। एक बार थोड़ा सा एक टॉपिक और छूट गया जो कि स्पाइन से रिलेटेड है, तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि देखो स्पाइन को फ्लेक्सिबल रखना हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी है कि कुछ हम कह नहीं सकते। अभी भी मैंने देखा कुछ लोगों से, मैं ऐसे भी मिला हूँ कि जिन लोगों का क्या है कि एज ज्यादा नहीं है, 30 ईयर ओल्ड है ओनली, और वो लोग पीछे बिल्कुल भी नहीं झुक पाते, तो ऐसे भी लोग हैं। I mean, अगर समझ लो आप अगर पीछे झुक नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए जैसे ही आपकी एज ठहरेगी, जैसे कि 50 प्लस होगी, आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंसान को फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, थोड़ा बहुत एज के हिसाब से, वो कैसा क्या एज है, कैसा क्या एज नहीं है, तो जिसके लिए योग बहुत कारगर है। और हम अब इसके साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं मेडिटेशन, ध्यान। सबसे पहले देखो ध्यान भी आजकल क्या है कि ध्यान करना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, वो हम आपको बताएंगे कि देखो ध्यान से आपको क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहली चीज, ध्यान से क्या क्या फायदे हैं और अब हमें कैसे करना है, ये हम आपको सारा कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ध्यान है क्या। तो ध्यान के आप अगर कभी भी YouTube या गूगल में देखो कि ध्यान के बहुत सारे टेक्निक होते हैं, बहुत सारे टेक्निक है कि आप कैसे भी ध्यान करो, बहुत ही डिफरेंट ध्यान होते हैं, ठीक है। जो मैं एक्चुअली में मैं सारी चीजें आपको बहुत ही प्रैक्टिकली बताऊंगा, ठीक, जो आपको अच्छा भी लगेगा और बोर भी नहीं होंगे ध्यान करने के तरीके। तो बहुत सारे तरीके ऐसे भी हैं कि आप ध्यान करने के लिए, जैसे सपोज कोई पिक्चर है, आपको एक सभी का एक अपना अपना ध्यान है। बहुत लोगों ने ध्यान को अपने अनुसार लोग एक्सप्लेन करके गूगल पे यूट्यूब पे डालते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ध्यान कैसे करना है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल और बहुत अच्छी सी बात। देखो ध्यान करने के बहुत सारे तरीके हैं और जो हम लोगों को बताते हैं, जैसे आज मेरा ये सेशन है, तो उसमें हम बताएंगे कि सबसे अच्छा जो ध्यान है आप लोगों के लिए, बस कुछ नहीं, आपको सुबह से बैठना है, जिसमें आप कंफर्ट रह के आरामदायक आसन में आप थोड़ी देर तक बैठ सकते, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जैसे भी आप। और ध्यान करने के लिए ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप वॉल का सपोर्ट न लो, आप वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि होता है कि जैसे इसमें हमें कई एज तक लोग दिख रहे हैं, तो किसी का नी प्रॉब्लम होगा, किसी को कुछ होगा, किसी की बैक प्रॉब्लम होगी, तो ध्यान के लिए हम वॉल पे सपोर्ट लेकर हम आराम से कंफर्ट जोन में बैठ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिएगा और जैसे आपके बच्चे, सपोज बस आंखें बंद करके आप सिर्फ अपने बच्चे को पूरी तरह से अपने माइंड में सिर्फ अपने बच्चे को लाओ, अपने बच्चे को देखो, बच्चे का फेस देखो। इसलिए ये ध्यान का सबसे बेस्ट तरीका है, आपका सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि सभी को अपनी फैमिली से बहुत प्यार होता है, ठीक है। और इसमें आपका मन भी बहुत अच्छा लगेगा, कंसंट्रेट बहुत जबरदस्त होगा, आप सब कुछ भूल जाओगे। अपने बच्चे की अच्छाइयां देखो आंखें बंद करके, बुराइयां देखो, अपने बच्चे का फेस देखो, आंखें देखो। सबसे बेस्ट तरीका है आप लोगों के लिए मेडिटेशन करने का। इसमें आपका ध्यान भी होगा, बड़ा जबरदस्त होगा, और ये ध्यान तो सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कम एज के लोगों के लिए, बड़े लोगों के एजों के लिए, ये जैसे जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनकी पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए ही बहुत लाभदायक है ध्यान। अब योग
क्या करता है ध्यान को। अब हम आपको बताएं, अब हम थोड़ा सा योग पे आते हैं, आसनों पे आते हैं। योग क्या करता है कि जैसे कि आप कोई भी पोज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि पूरा कंसंट्रेट आप उस पोज में होता है। और जैसे कुछ पोजेस में ऐसा हुआ कि आपको नहीं होगा पर आप करने की कोशिश करोगे, फिर आपको थोड़ा बहुत पेन होगा, तो आपका जो कंसंट्रेट होगा पूरी तरह से उसी पेन पे होता है। उससे क्या होता है कि जहां तक वो जो स्ट्रेस आपके माइंड में होता है वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता है। और वैसे हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि छोटा सा क्वेश्चन, देखो जो एक हम लोग ना टेंशन लेते हैं, टेंशन भी लेना अच्छी बात है। अब बहुत लोगों के मन में होगा कि भाई क्यों टेंशन लेने से तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हम लोग कोई काम नहीं कर पाते टेंशन की वजह से। तो देखो हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होगी, फिर से थोड़ा सा लाइफ स्टाइल हमारी ऐसा होगी, हम जब तक किसी चीज को टेंशन नहीं लेते हैं, हम कोई भी काम ढंग से करते ही नहीं, कोई भी काम समय से करते नहीं है। एक बच्ची को भी, एक छोटे से बच्चे को भी होमवर्क मिलता है, उसको भी टेंशन होता है। टेंशन सबको होता है, बट डिपेंड करता है कि आप उस टेंशन को कैसे हैंडल कर रहे हो। जैसे मैं बच्चों का उदाहरण लेता हूँ, जैसे बच्चे को होमवर्क मिला, उसको टेंशन बहुत है, पर उसको खेलना भी है और टेंशन भी है, ठीक है। बच्चे जो टेंशन लेते हैं वो टेंशन थोड़ी सी अच्छी है हम लोगों की, जो ज्यादा एज के लोग हैं बहुत अच्छी है उनकी टेंशन। उन्होंने का क्या काम किया, टेंशन खत्म, मस्त हो गया, फिर से घूम रहे, माइंड रिलैक्स पूरी तरह से। और जो हम लोग हैं या 45 या 50 60 एज के लोग हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं, टेंशन जो लेते हैं, टेंशन उसको अपने सिर में बैठा लेते हैं टेंशन। जबकि आपको पता है कि जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, इसका कोई भी मेडिसिन अभी तक नहीं आया है और मे भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? तो हमें टेंशन तो लेना है, बट टेंशन ऐसा लेना है, योग तो बहुत कुछ सिखाता है, हम आपको बताएंगे कि मैंने मास्टर किया योग से, योग तो बहुत कुछ सिखाया है। योग तो ये भी बोलता है कि आप जैसे कर्म करो फल की चिंता मत करो, भगवत गीता में बताया गया है। तो अब क्या है कि आप अपना काम करो, अपने काम में आप 100% दो। जब मैं कह रहा हूं, जब आप अपने काम में 100% दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट 100% क्यों नहीं आएगा। अब हमारे माइंड में है टेंशन, हम काम कर रहे हैं 40% का और हम अपेक्षा कर रहे हैं भाई हमें 100% मिलना चाहिए, ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। तो अब योग है कि योगा जो है हमारे लिए बहुत अहम है। ये हमारे माइंड को मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा है और बहुत रिलैक्स देता है। योग से हम अपने माइंड को और बॉडी की हर एक अंग को हम इतना अच्छा हेल्दी बना सकते हैं कि शायद आप सोच नहीं सकते। योग से ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपकी ठीक ना हो। योग से ऐसी कोई भी डिजीज नहीं जो आपकी ठीक नहीं हो, बस एक्सीडेंटल छोड़कर हो जाता है। सपोज अगर कोई ऐसे 2 पर्सन है, सपोज अगर हम कभी प्रैक्टिकल करेंगे तो आप ये देखना कि सपोज 2 बंदे का पैर किसी का ऐसी दुर्घटना हुआ हो और एक बंदे को योग कराना और एक बंदे को नॉर्मल छोड़ना, जैसे उसकी लाइफ चली तो वैसे चलने देना। हम गारंटी दे रहे हैं कि जिसको आप योग कराओगे वो बंदा उससे ज्यादा पावरफुल होगा, हेल्दी होगा और मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी चलने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। यहाँ तक योग को मैंने देखा है कि हमारे एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जिनको कैंसर था, तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों प्रोफेसर ही थे और एक को कैंसर था। अब आप समझो कि योग से कैंसर ठीक हो गया था। उस समय थोड़ा मुझे भी लगा था, बट उनसे जब फिर मैं मिला, फिर उन्होंने कंटिन्यू हमारे यहाँ सेशन ज्वाइन किया। प्रोफेसर थे तो वो रेगुलर योग का सेशन ज्वाइन करने लगे हमारे ही डिपार्टमेंट में। और आज ऐसा समय है कि आज वो भी कर रहे हैं, उनके वाइफ भी हस्बैंड दोनों कर रहे हैं।
आप समझ सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, तो जब योग से उसका इलाज हो सकता है तो बाकी तो बीमारियां बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी हैं, आई मीन ना के समान। बस हम अपना जो मेंटल पावर है उसको बनाए रखें। अगर जहां तक हमारा मेंटल पावर जैसे कम होने लगा तो समझ लेना कि आप फिर थोड़ा सी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कोरोना। तो कोरोना आज के समय में एक बहुत ऐसे भयंकर एक बीमारी के तौर पे आया है जो कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। कोरोना भी इतना खास खतरनाक है नहीं, ठीक है, जितना लोग बन रहे हैं। लोग सोच रहे हैं, ठीक है, लोग का जो भी लोगों के मन में है, एक लोग को जितना डर गए हैं ना कोरोना के नाम से। आजकल क्या है कि खांसी भी आती है तो लोग डर जाते हैं, 2 दिन खांसी बंद नहीं, लोग डर जाते हैं, लगता हमें हो गया। तो सबसे पहले क्या है कि कोरोना के बारे में थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा जागरूक कराएंगे कि कोरोना से किस प्रकार से हमारे बॉडी में ये जाता है और कैसे जाता है, उसके बाद फिर हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है। तो देखो, कोरोना एक वायरस है, ठीक है, जो कि सबसे पहले हमारे गले में जाता है। और ये होता कैसे, ह्यूमन बाय ह्यूमन नहीं होता है। पहली चीज आप ये नोट कर लो कि अभी तक अफवाह थी कि टच करने से कोरोना हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल माइंड से आप निकाल दो, बस डरो मत, मेंटली पावर अपना अच्छा रखो। दूसरी चीज, ये अब होता कैसे ये देखो। जैसे सपोज जैसे आपको खांसी आई, आप मार्केट के, आपको खांसी आई, आपने क्या किया, हाथ को लगाया, हाथ लगा के आपने खांसी आ गई। उसके बाद क्या होता है कि अब हाथ में आ गया वायरस, हाथ में वायरस। तो जब आप हाथ को किसी से हैंडशेक करोगे, वो वेक्टर्स उसके हाथों में, वो बैक्टीरिया जो होंगे वो उसके हाथों में जाएंगे, और वो उसके हाथों में जाएंगे। अगर उसने अपने नाक में या मुंह में या आंख में, क्योंकि नाक, आंख और कान और मुंह, इनके जो कनेक्शन है सारे एक कनेक्शन, ठीक है। तो ये वायरस क्या करता है कि, हाँ ये मैं बता रहा था कि जब अगर मुंह में लगाया तो मुंह में जो बैक्टीरिया होगी मुंह में जाएंगे, उसके बाद गले में वो रुकते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि 10 से 15 दिन में पता चलता है। वो फिर जो कफ, जो और बैक्टीरिया क्या होता है, कफ को इकट्ठा करता है, जो कफ की मात्रा है इकट्ठा करता है और इसको एक बहुत ही गाढ़ा बना देता है, बहुत ही टाइट। तो पहले तो हमारे गले में रुकता है कम से कम 2 से 3 दिन 4 दिन, ठीक है। उसके बाद हमें खांसी हल्की हल्की आती रहती है, फिर गले से उतर के सीधे जाता है हमारे लंग्स में, हार्ट में जाता है, जो कि फिर वहां पे भी रुकता है। फिर धीरे धीरे क्या करता है कि धीरे धीरे जब एक उसका एक अपना रूप ले लेता है, तो होता क्या है कि जो हमारी जो भी श्वास नलिकाएं, जितनी भी विंड पाइप हैं जो श्वास लेते हैं, या जो हमारा जिससे ब्लड सर्कुलेट होता है, वो नस जो होती है, वो क्या होता है कि जब कफ बनाता है वो आपस में जकड़ लेता है। जो वायरस, जो कफ होता है वो आपस में जकड़ लेता है, जिसकी वजह से हमें घुटन होती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिससे हमें खांसी आती है। तो इससे हमें बचने के लिए हमें करना क्या है, सबसे जो बेस्ट, इससे बचने के लिए कुछ प्राणायाम बताए गए हैं, जो कि अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, भस्त्रिका हो गया और आपका भ्रामरी हो गया। ये किस प्रकार से काम करते हैं, अनुलोम विलोम पर हम आते हैं थोड़ा सा। अभी हम आपको अनुलोम विलोम पे, प्राणायाम पे थोड़ा सा बता रहे हैं, उसके बाद हम इसके बाद तुरंत थोड़ा सा प्रैक्टिकल, क्योंकि जैसा मैम ने मुझे बताया था कि 1 घंटे का सेशन है, तो हम उस हिसाब से सारे टाइम को एडजस्ट लेते हुए चलें। तो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं प्राणायाम के बारे में। देखो, प्राणायाम लोग करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा प्राणायाम करते, पहले मुझे भी नहीं पता था, हम देखते थे लोग करते थे, पर चीजें क्या होती कि बहुत कुछ सारी चीजें होती हम लोग गलत करते हैं। सबसे पहला तो क्या होता है कि जो हमारा एक प्राणायाम के समय बैठने का तरीका ही गलत होता है। अब गलती हमारी भी नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो गलती हमारी भी नहीं है। और अभी भी लोग करते, बहुत सारे लोग करते, क्योंकि बताया ना लाइफ स्टाइल हमारी ऐसी हो गई है। देखो, ऐसी होनी, ऐसी चीज ऐसी हो गई है, तो जब वो ऐसी होगी तो ऐसी ही रहेगी। आप कुछ काम करोगे ऑटोमेटिक ऐसी हो जाएगी। अभी जाने कितने लोग ऐसे बैठे होंगे, ठीक है। तो प्राणायाम पर हमसे
तो सबसे पहले तो जब आप प्राणायाम कर रहे हैं, जितने भी प्राणायाम कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज तो ध्यान दो, अपने आप स्पाइन को स्ट्रेट रखो। जरूरी ये नहीं है कि आप होता है जिसकी ज्यादा एज हो जाती है उनका बैक इशू भी रहता है, तो वो लोग वाल पे सपोर्ट लेके कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें भी हमारे आसन और प्राणायाम में भी ध्यान होता है। ध्यान तो आप ये समझो, एक ध्यान का तो एक अलग ही ध्यान होता है, उनके भी सेशन होते हैं। और दूसरी चीज क्या होता है कि जब हम योग और प्राणायाम करते हैं उसमें भी ध्यान होता है, बस डिपेंड थोड़ा ये करता है कि आप कैसे कर रहे हैं और जो बता रहा है वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिपेंड ये होता है। तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने के लिए स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, और जो इसमें सांसों का होता है वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें जब आप इनहेल करते हैं, सबको पता होगा, जो आपकी रिंग फिंगर होती है और थंब होता है, दो चीज यूज होती है, ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम में। तो जब आप ब्रीथ इन करते हैं, तो ब्रीथ इन जब आप कर रहे हो तो आप इतना स्लो होना चाहिए, इतना आराम से होना चाहिए कि जो उसकी वॉइस होती है सांस लेने की और छोड़ने की, एक वॉइस होती है जो हमें सुनाई देती है। तो जब आप अनुलोम विलोम करोगे तो उस वॉइस होगी, सांस को लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होगी वो आपको भी ना सुनाई दे, बस सिर्फ आपको फील होना चाहिए कि हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। यहाँ पर भी आपका मेडिटेशन होगा, आप पूरी तरह से उसको महसूस करो कि हम सांस ले रहे हैं तब कैसा लग रहा है, छोड़ रहे हैं तब कैसा लग रहा है। ओके, और एक चीज, हाँ, इसमें क्या होता है कि एक इसमें ये भी होता है, अब अनुलोम विलोम भी कई तरह से होता है, कुंभक के साथ भी होता है और विदाउट कुंभक भी होता है। और उसमें पतंजलि जी ने बताया कि जो इसका जो प्राणायाम का एक रेशियो भी होता है, शायद ही पता नहीं, बहुत लोगों को पता भी होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो एक प्राणायाम का रेशियो भी होता है, रेशियो के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर भी हम जानकारी के लिए बता देते हैं। इसका जो रेशियो होता है 1:4:2। कहने का तात्पर्य कि जैसे हमने 10 सेकंड में इनहेल किया, 40 सेकंड सांस को रोका कुंभक लगा के, और उसके बाद 20 सेकंड में छोड़ दिया। ये तो हो गया बहुत कठिन, बहुत ही हार्ड। ये आप तब कर पाओगे जब आप जो नॉर्मल अनुलोम विलोम प्राणायाम है, जब आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तब आप इसको कर पाओगे बहुत दिनों में। इसके लिए आपको 6 महीने भी लग सकते हैं और 1 साल भी लग सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका हमारा है कि जब भी आप अनुलोम विलोम कर रहे हो तो सांस को लेते हुए आप काउंटिंग कीजिए, जितने सेकंड में आपने इनहेल किया है उतने ही सेकंड में आपको एक्सहेल करना है। सबसे सिंपल आसान तरीका, आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप जितना इनहेल कर रहे हैं आप काउंटिंग कीजिए, सेम उतना ही आपको एक्सहेल करना है। सबसे बेस्ट तरीका प्राणायाम की, और ये तरीका सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, एक बच्चे और 60 साल का भी, 65 साल का भी, 80 साल का। उसके बाद हम आते हैं कपालभाति पे। तो कपालभाति की हम अगर बात करें तो कपालभाति में क्या होता है, सिर्फ कपालभाति सिर्फ हमें सांस को छोड़ना होता है, लेना होता नहीं है। आप इनहेल तो आप ऑटोमेटिक कर लोगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। मेन होता है कि एक्सहेल करना है। अब सवाल होता है कि किसी किसी का क्या होगा, किसी किसी का जैसे सर्जरी हो, पेट की सर्जरी हुई हो, या किसी को सपोज अस्थमा है, बीपी हाई रहता हो, अब वो लोग भी कैसे करेंगे प्राणायाम? तो बस सिंपल सा है कि जैसे फोर्सफुली कर रहे हैं वो थोड़ा आराम से करेंगे। आई मीन सपोज अगर हम लोग 2 सेकंड में 3 बार कर रहे हैं तो वो 1 सेकंड में 1 बार करें, बट आराम से। और बॉडी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें कुछ नहीं पता, उनका ऑटोमेटिक कार्य हो रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। जैसा हमारा मन होगा वैसे वो कार्य करती रहती है। और बॉडी में जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं जो भी वर्क करते हैं, सब हमारे माइंड के हिसाब से करते हैं, हमारी डाइट के हिसाब से करते हैं। जैसा हम खाएंगे वैसा बॉडी वर्क करता है।
उसमें योग क्या करता है, योग उन सारी चीजों को ऑटोमेटिक अपना बैलेंस कर देता है, एक स्थिर कर देता है, जिसका जो कार्य है, जैसी गति है कार्य करने की, जो भी जैसे ब्लड प्योर करने की जो गति है, वो योग के द्वारा हम उसको कंट्रोल बैलेंस कर सकते हैं। तो जो हम कपालभाति की बात कर रहे थे, तो कपालभाति में हम हर समय, और ये हम आपको बताएंगे, ये प्राणायाम भी नहीं है, शायद कुछ लोगों को ये भी ना पता हो, जो कपालभाति है ये प्राणायाम भी नहीं है, ये एक क्रिया है। अगर कपाल और भाति दोनों को हम अगर संधि विच्छेद कर दे तो इसका मतलब पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कपाल मतलब हेड के लिए भी है, नहीं हेड के लिए वर्क दोनों जगह करता है, क्योंकि होता है जब हम पेट को अंदर खींचते छोड़ते हैं तो एक तरह से हमारे वहां पे पेट की भी मसाज हो रही है। तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स होंगे उनकी भी वहां पे मसाज होगी, और जो उनके कार्य करने की जो एक समय होगी, गति होगी, वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाती है। फिर हम आते हैं भस्त्रिका में। भस्त्रिका में चलते हैं। भस्त्रिका में भी सेम यही, जैसे किसी को सर्जरी हुई हो तो ये लोग इसको अवॉइड करें कुछ दिनों तक। वैसे डॉक्टर लोग 6 से 8 महीने बताते हैं, बट मैं बताता हूँ जस्ट 10 महीना या 1 साल, जैसे सर्जरी हुई, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि जो जिसका सर्जरी हुआ वो पता नहीं चीजें कैसी क्या ले रहा है। किसी को ऑयली बहुत पसंद होता है, सर्जरी हो जाने के बाद लोग ऑयली खाते हैं। ऑयली खाओगे तो जो आपका जो सर्जरी हुई है उसका थोड़ा सा कवर होने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। और जबकि डॉक्टर तो डाइट, इसीलिए डॉक्टर डाइट को बहुत आजकल ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि आजकल डॉक्टरों को भी पता है, एलोपैथ डॉक्टर को भी पता है कि डाइट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और आज आप लोग देख रहे हैं कि आजकल जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहाँ भी आजकल एक योग टीचर, योग शिक्षक वहाँ पे भी आजकल हर हॉस्पिटल में हो रहा है। तो जैसे मैम ने जैसे बताया था, निशा मैम ने बताया था कि 2000 पहले भी जो योग था, बीच में हम लोगों ने वो बिल्कुल खत्म कर दिया। तो 2000 जो मोदी जी लाए तो इसकी वजह से फिर से योग बहुत ज्यादा प्रचलन में, और इस बार जो प्रचलन में आया है शायद ही वो खत्म हो, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं। लोगों का तनाव दूर हो रहा है, लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम दूर हो रही है, जो जैसे कब्ज, लोगों को कब्ज हो रहा है, लोगों को फैट हो रहा है, तो योग है क्या है कि योग उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। सबसे अच्छी चीज कुछ खाना नहीं है तो साइड इफेक्ट होने की कोई चांस ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि योग से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं भ्रामरी में। तो जो भ्रामरी प्राणायाम होती है, भ्रामरी एक भौरे की तरह आवाज निकालना होता है, और जैसे इसको वैसे किया जाता है। इसको जो एक आप जो बुक में पढ़ोगे इसकी जो अवस्था होती है, एक तो आप सिंपल ऐसे कान को बंद कर सकते हैं, और जो दूसरा है वो जो आपकी छोटी वाली फिंगर है वो आपकी ओठों के नीचे, जो रिंग फिंगर है वो आपके ऊपर वाले ओठों के बीच में, और जो सेंटर की है सबसे जो बड़ी फिंगर है वो आपके नोज के ऊपर, और जो आपकी ये वाली फिंगर वो आपके आईब्रो के ऊपर, और थंब आपके कान में। जो ये इसकी सही तरीका है। बट ये तरीका इसलिए अच्छा है, आपको इससे 2 फायदे मिलते हैं। एक क्या होता है कि एक सबसे अच्छा तो एक देखने में अच्छा लगता है, आप अगर करो तो आप। दूसरी चीज क्या होता है, हाथ करना में और ऐसे करने में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि जैसे जब आप हाथ को ऊपर रख के ये कर रहे हैं तो आपका क्या होता है, लंग्स जो होता है वो चेस्ट ओपन होता है। जब चेस्ट ओपन होता है तो आप जो ब्रीदिंग की एक क्षमता होगी वो आप थोड़ा सा ज्यादा ले पाओगे। जब आप ज्यादा ले पाओगे तो क्या होगा कि आपका वो थोड़ा सा लंबा खींचेगा, और जो आपकी ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम है, आई मीन अस्थमा है जिनको, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। और इससे स्ट्रेस भी, भ्रामरी से जो आपका स्ट्रेस भी दूर होता है,
और सोचने की जो क्षमता होती है वो इंक्रीज होती है। और जो दूसरा तरीका होता है ये होता है, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है वो लोग अपने कानों को बंद नहीं करेंगे। जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है वो लोग अपने कानों को बंद नहीं करेंगे। वो लोग नॉर्मल स्पाइन को स्ट्रेट करके और अपने नीज पे ज्ञान मुद्रा में उसके बाद वो लोग कर सकते हैं। और उसके बाद प्राणायाम तो बहुत सारे हैं आपको, भ्रामरी, उसके बाद उज्जाई प्राणायाम। जो आपका उज्जाई प्राणायाम है वो आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। आप ये समझो कि अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप डाइट को लेके चलो और उज्जाई प्राणायाम को लेके करो चलो, तो आपका 15 से 20 दिन में ऐसा रिजल्ट आएगा कि आपने सोचा नहीं होगा। हमने एक क्लाइंट थे लखनऊ में, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। उनका था करीब 13-14 था थायराइड, ठीक है, जबकि होना चाहिए करीब 4 के आसपास, 1-2 चलता है। तो मैंने उनको कराया योग, तो उनको डाइट और योग 2 चीजें वो साथ लेके चला। 1 महीने में उनका होना चाहिए 4, उनका हो गया था 3। पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ था कि इतना ज्यादा 1 महीने में इतना ज्यादा कंट्रोल हो गया, इतना ज्यादा ये महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद फिर शीतली प्राणायाम होता है, शीतकारी प्राणायाम होता है, ऐसे ही बहुत 9-10 प्राणायाम होते हैं। तो आपके जो मेन है वो आप करते रहो। अभी जैसे हालात है कोरोना से लेके, जैसे आपका अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भाती हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, उज्जाई हो गया, 5 प्राणायाम, ये बहुत है 5 प्राणायाम। और हर प्राणायाम को आप कम से कम 5 मिनट दो हर प्राणायाम, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आसन। तो आपको हम कुछ ऐसे आसन बताएंगे जैसे कि जो ये संक्रमित हो रहा है, चल रहा है कोरोना, तो इससे रिलेटेड हम कुछ ऐसे आपको पोजेस बताएंगे सांसों के साथ जो इनके लिए बेनिफिट होगा। और वैसे भी कुछ हम आपको कुछ चीजें ऐसी भी बताएंगी जो बहुत नॉर्मल होंगी, बहुत अच्छी होंगी, और आप उनको जरूर कीजिएगा। जैसे जिनका बैक पेन वगैरह होती है उनके लिए भी हम कुछ ऐसी टेक्निक बताएंगे कि उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आइए हम आपको कुछ पोजेस बताते हैं जो कि कोरोना का और अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि जब चीजें हम बताएंगे आपको तभी आप उसको सीख पाओगे करने के तरीके क्या हो। यस, हम आगे अपने बैठ, ठीक है। तो सबसे पहले एक आसन हम आपको ऐसा आसन बताएंगे जो कि खाना खाने के बाद किया जाता है, वज्रासन, ठीक है। अब वज्रासन से बेनिफिट कैसे मिलता है ये अब आपको हम बता रहे हैं। जो हमारा जो एक होता है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में जो मदद करता है, वो एक हमारी नस होती है यहाँ पे आपके जस्ट हिप के पास में। उससे जब वो नस होता है तो हार्मोन्स थोड़ा अच्छे से और ज्यादा स्वादिष्ट होता है, जिसके कारण खाना हमारा अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और सबसे अच्छा प्रोसेस भी है बैठने के लिए। अगर आप रेगुलर बैठ रहे हो तो आपको 2 चीजें में प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एक तो आपको बैक पेन का प्रॉब्लम, दूसरा नीज का प्रॉब्लम। हर जगह पे प्रॉब्लम वही पर होते हैं जिनका हम कुछ वर्क नहीं करते हैं, जिनका लाइफ में इस्तेमाल कभी कभार होता है, वहीं पर ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जैसे नीज हमारे पेन होता है, नीज पेन का रीजन है, जब हम वॉकिंग करते हैं तो उनका एक साचा, एक आकार बन चुका है कि वो सिर्फ इतना ही बैंड होंगे। आप सोचो अगर नीज हमारे पेन कर सकते हैं तो एल्बो क्यों नहीं पेन होते? क्योंकि नीज से ज्यादा हमारे एल्बो वर्क करते हैं। नी का बैंड होने का एक लिमिट हम लोगों ने बना लिया कि जो वॉकिंग करते सिर्फ उतना ही बैंड होगा, ज्यादा बैंड हम करते नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ती है बैठने के लिए, चेयर पे बैठ जाते हैं।
और एल्बो क्या होता है, एल्बो हमारा बहुत काम करता है, कोई चीज को खाना है, लग रहा है, ठीक है। तो आगे हम आपको कुछ आसन बताएंगे जो कि कोरोना जैसे हमारा चल रहा है उसके लिए कितना बेनिफिट है और हमारे बैक पेन के लिए भी कितना बेनिफिट है। सबसे पहले तरीका तो आपको ये बता रहे हैं कि जैसे आप जैसे आपका बैक पेन है सपोज, तो अगर आपको बैक पेन है तो आप थोड़े से अपने लाइफ स्टाइल में ये जोड़ लीजिए कि अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं, हो सकता है इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास हो सकता है टाइम ना हो बिल्कुल भी, तो आप जब भी स्टडी कर रहे हो और अगर आप फोन चला रहे हो तो हर समय इस पोज में आके फोन चलाएं, सबसे बेस्ट तरीका है। क्या होगा कि जो आपका टाइम है, ठीक है, जो आपका नंबर है यहाँ से आपका बैंड रहेगा थोड़ा सा, और इस वाले पार्ट को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, या तो आप इसको फील करो या तो आप सिर्फ फोन चलाओ, बस उसको पूरा बॉडी को छोड़ दो, भूल जाओ कि हम लेटे हैं कहाँ लेटे, सब भूल जाओ, पूरा ध्यान कंसंट्रेट आप जो स्टडी कर रहे हैं उस पे या फोन चला रहे हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है और सभी लोग कर सकते हैं। बट खाना खाने के बाद आपको वज्रासन में ही बैठना है। अगर आप बाहर टहलने नहीं जा सकते हैं तो मत जाइए, कोई जरूरी नहीं, आप ऐसे ही बैठ सकते हैं, 15-20 मिनट न्यूज देख सकते हैं टेलीविजन के सामने। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसे पोजेस हम आपको बताएंगे और जो हो सकेगा हम उसके कुछ एडवांस पोजेस भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहीं पे बैठे हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं भुजंगासन। सबकी टेक्निक जितनी टेक्निक होगी उतनी मुझे पता होगी, सारी टेक्निक हम बताएंगे, ठीक है। तो आ जाइए, सबसे पहले हम करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए हम इस तरह खड़े हो जाते हैं और जो आपके टोस, बहुत लोगों के टोस ऐसे रहते हैं बट टोस फ्लैट, कंप्लीटली फ्लैट। उसके बाद फिर हम ये बैक पेन के लिए अच्छा है और अस्थमा के लोगों के लिए भी अच्छा है, और इसी से हम आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि आपको जब याद ना रहे आप ये ध्यान रखना कि अगर आपका बैक पेन हो रहा है तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग मत करना, आई मीन आगे झुकने वाले आसन बिल्कुल भी मत करना, सारे अवॉइड करना। और अगर बैक पेन हो रहा है आगे मत झुकना, हर समय आप पीछे ही झुकना, क्योंकि आप जितना पीछे की ओर बैंड होगा उतना ज्यादा अच्छा है। दूसरा चीज, आप जब बैकवर्ड बेंडिंग करोगे तब तक आपका जो चेस्ट होगा वो ओपन होगा, तो इससे आपका जो हार्ट से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे बहुत अच्छी काम करेंगे, अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है। तो आइए अब बताते हैं, सबसे इसकी जो टेक्निक होती है, जो फर्स्ट टेक्निक होती है, जैसे जो ज्यादा एज के लोग हैं वो अपने नंबर पे सपोर्ट देना हाथ से, और जो आपके टोस होंगे, जो आपके थंब होंगे, वो थंब आपके जो नंबर होगा, नंबर में होता है आपके 5 जो होता है L1 से लेके L5 तक। तो जो L1 से L5 तक है, तो L1 या L2 यानी सबसे नीचे वाले भाग में उन वर्टेब्रा से आपको पिंच करना है अपने थंब से, एक से भी थंब बहुत होगा, और उसके बाद आपको सपोर्ट भी मिलेगा, और उसके बाद सांस लेना होता है। बहुत लोग नॉर्मल अपना हो जाते हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, यहीं पर एक बार सांस लेना होता है और उसके बाद पीछे सांस को छोड़ते हुए पीछे की ओर बैंड होना, और अब जितना बैंड हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छा करना है। और योग में कभी भी आप कंपटीशन मत करना, सबकी बॉडी एक अपनी अलग होती है, सबकी फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है, हो सकता है जो साइड में आपके कर रहा है वो ज्यादा देर से कर रहा है, इसलिए योग में कभी भी आप कंपटीशन मत करना, ठीक है। तो आइए, ये फर्स्ट सांस लिया और छोड़ते हुए पीछे की ओर बैंड होना होता है। जब आप पीछे की ओर बैंड होगा तो आपको जो लोगों में टेलबोन की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो टेलबोन पर भी इसमें असर पड़ेगा, ठीक है। तो बैंड जाइए, फर्स्ट तरीका होल्ड few seconds, 6 5 4 3 2 1 and now release। ओके, ये फर्स्ट टेक्निक। अब सेकंड टेक्निक देखिए, सेकंड टेक्निक जो है वो भी नॉर्मल है, अपने हाथ को रोटेट करते हुए अपने हील पे लगना है, ठीक है, लाइक दिस, और अपने पैर वाले हाथ को आगे की ओर प्रेस करना। ये सपोर्ट का मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल आप किसी पे सपोर्ट दे रखते हैं, बस वो एक अच्छा लगे और लगना चाहिए कि सपोर्ट कर रहे हैं, बस सपोर्ट, ठीक है।
बाद सेकेंड टेक्निक, जो थर्ड टेक्निक होती है वो थोड़ी सी एडवांस होती है, करना किसी को नहीं है, प्लीज आप लोग बस ट्राई करना अभी फिलहाल, ठीक है। उसके लिए देखो करना क्या होता है, सभी में सांस लेना होता है छोड़ते हुए डाउन, और जो ब्रीथिंग का एक और हम आपको एक टेक्निक है जो मैंने अपना स्वयं सोच के बनाया है लोगों को बताने के लिए। हर समय ध्यान रखना, जब आप आगे की ओर झुकोगे सांस को छोड़ते हुए, और जब आप पीछे की ओर जाओगे तो सांस को लेते हुए, ठीक है। सिंपल है, जब आप झुकोगे यानी कि आगे की ओर झुकोगे सांस को छोड़ते हुए और लेते हुए ऊपर की ओर। तो जो इसी में एडवांस पोज है, तो उसमें एडवांस पोज के लिए आप सांस लिया और छोड़ते हुए बहुत ही धीरे धीरे सांस को लेना है और कमर से बैठ करना है, बहुत ही आराम से जी। इसी का है एडवांस पोज। उसके बाद फिर से वापस आ जाए, ठीक है। एक आसन, चलिए आइए दूसरा आसन। अब आप पेट की ओर लेट सकते हैं, पेट की ओर आप लेट जाइए बिल्कुल आरामदायक, और हर आसन के बाद काउंटर पोज बहुत जरूरी होता है, जिस प्रकार से हेड एंड टेल दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। सेम उसी प्रकार से एक बैकवर्ड पोज करेंगे तो एक फॉरवर्ड पोज करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने बैकवर्ड पोज किया, तो अब फॉरवर्ड पोज करने के लिए आसनास में भी मैं बताता रहूं। पुरुष आसन था, दिस आसनास में चाइल्ड पोज, ओके। नाउ knees touch on each other. Now inhale and exhale, go down at forward bending and relax, okay। अब आइए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है आपका भुजंगासन। तो दोनों हाथ को अपने चेस्ट के साइड में रखना है, थोड़ा सा अगर हमारे यहाँ फीट दिख रहे हैं फीट पे थोड़ा ध्यान देना। तो फीट को मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे आपके अगर फीट बाहर की ओर है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आपके लेग्स ओपन है तो आपके कमर पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा जब आप भुजंगासन में जाओगे, और अगर आपके पैर आपस में टच है तो थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ेगा। और हर समय अगर आप लेटे हो या बैठे हो तो सांस लेते हुए आपको उठना है और सांस छोड़ते हुए आपको बैठना है। ऐसी पोजेस में भी होता है। अब जब हम भुजंगासन में जाएंगे तो सांस को लेते हुए और उठना है और छोड़ते हुए नीचे आना है। और जो शोल्डर की अवस्था रहती है, तो शोल्डर की अवस्था क्या होती है आप हमें फोकस करना। मेरे इंस्ट्रक्शन देते हुए आसन में आएंगे, सांस लेते हुए अपने शोल्डर को ट्विस्ट करते हुए बैक साइड एंड पुश करना है and completely chest open, okay। look up, hold for 2 seconds, 1 2 3 4 and 5. Now exhale and release, and now once again child pose and counter pose, okay। उसके बाद जो दो आसन हो गए, जो थर्ड है हमारा रिवर्स नौकासन। रिवर्स नौकासन दोनों हाथ सामने करके, दोनों हाथ और पैर को अप करना होता है। अगर किसी को बैक पेन है तो वो एक ही पैर से भी कर सकता है, जैसे राइट लेग एंड लेफ्ट हैंड आप होल्ड और सामने की ओर देख, उसके बाद रिलीज। ये भी उसके लिए बहुत अच्छा है कोरोना के लिए। और जो नेक्स्ट आसन आता है वो आपका आता है सलम्बासन। आप थाई के नीचे हाथों को रखना है, थाई के नीचे, और दोनों पैरों को अप करना है सांस लेते हुए, और नीज हर समय नीज स्ट्रेट रहेगी और आप सामने की तरफ ही देखेंगे। उसके बाद फिर रिलीज। जिनको बैक इश्यू है वो लोग एक ही पैर से भी कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद जो एक बार जो नेक्स्ट आसन है वो है धनुरासन। धनुरासन पैरों को बेंड करना है, नीज को बेंड करना है। उसके बाद धनुरासन सांस को लेते हुए सामने की तरफ देखना, 1 2 3 4 and 5. Now release. ऐसे ही आपको आसन तो बहुत सारे मिल जाएंगे, पर डिपेंड करता है कि आप आसन तो आप उसमें भी देख सकते हैं, जो आपका गूगल है, यूट्यूब है, उसमें भी आपको आसन मिल जाएंगे। पर डिपेंड ये करता है कि आप उसको कर कैसे रहे। हर आसन का सबसे मेन मकसद होता है कि आप उसको किस प्रकार से कर रहे हो, सांस कैसे ले रहे हैं, कैसे सांस छोड़ रहे हैं। एक्सरसाइज और आसन योग में सबसे बड़ा जो अंतर है मेन ब्रीथ का, आपकी ब्रीदिंग का।
अगर आपका ब्रीथिंग को आप फोकस नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो समझ लें कि आप फिर आसन नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं एक्सरसाइज। सबसे बड़ा अंतर, सबसे अच्छा है। और हम अगर एक दो आपको एग्जांपल भी बताएंगे तो देखो होता क्या है कि जैसे गांव के लोग हैं, ठीक है, तो अगर आप गांव के लोग बोलो कि भाई ऐसा करो, योग कर लिया करो, उनका जवाब सिर्फ यही होता है कि हम इतना सुबह से लेकर काम करते हैं, हमारा तो योग ऐसे ही हो जाता है। पर गलत है। हाँ, उनकी वो जो सोच रहे हैं शायद सही है, पर वो गलत है। वो योग नहीं कह सकते, वो एक्सरसाइज है। दूसरा जो अंतर है, एक्सरसाइज में आपको अपना पावर दिखाना है, एक्सरसाइज में आपको अपना पावर दिखाना है, योग में पावर नहीं दिखाना, अपना क्षमता शो नहीं कराना, और एक्सरसाइज में आपकी क्षमता शो करती है। जो और एक अंतर है, जो नेक्स्ट अंतर है दोनों में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज में आपकी जो मसल है, आपकी जो मसल की जो स्ट्रेचिंग कर लो या मसल की कैपेसिटी है एक्सरसाइज में, वो बहुत जल्दी, और एक्सरसाइज में हर चीज को अचानक और झटके के साथ करना होता है, जबकि योग में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी सांसों को लेके चलता है, और हर चीज को सांस लेना छोड़ना, सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव प्रभावित करता है वो है ब्रीदिंग है योग। तो अब हम आपसे आग्रह करते हैं कि टाइम के मुताबिक भी 1 घंटा लगभग हो गया है, तो जैसे किसी के पास कोई क्वेश्चन तो आप हमसे कर सकते हैं। 5 मिनट का आपके पास समय है, एक लोग करके। जी मैम, रमा मैम, आप कोशिश कीजिएगा, जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो लोग अपना हाथ ऊपर करें, और मैम आप उसको अनम्यूट कीजिए। सर, हमारे पास एक प्रश्न है, हमारे एक पार्टिसिपेंट हैं, वो जानना चाहते हैं कि जिनको सर, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैम बोलिए। सर, एक प्रश्न है, हमारे एक पार्टिसिपेंट, हमारी कलीग भी हैं, डॉक्टर विनीता का प्रश्न है ये, वो जानना चाहती हैं कि जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, क्या वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं? मैम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, पर उनकी एज मैम क्या है? सर अप्रॉक्स 55 होगी। अच्छा मैम, वेट कितना होगा? ओके, वेट कितना होगा? सर वेट ऑलमोस्ट 78। मैम मत करें फिर। 70 to 80, यस सर। मैम मत करें फिर, सूर्य नमस्कार मत करें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक तो उनका जो आप लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, उसमें क्या होगा कि जब आप उनको उसमें बैंड होना नहीं, फिर जो वो बैंड होगी तो क्या होगा, उनके नीज पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए वो ना करें तो ज्यादा बेटर है। बहुत सारे आसन हैं जो विदाउट सूर्य नमस्कार के भी वो कर सकते हैं, बहुत सारे आसन। मैम मेरी बात समझ पा रही है? जी मैम, तो हाँ मैं सर, कह रहा हूँ, हाँ सर, समझ में आ रही है, बिल्कुल। जैसे वो क्या होगा, बैंड होगी, क्या होगा उनका, जब क्योंकि वेट भी है अच्छा खासा, तो जब वो बैंड होगी तो उनके लंबर पे और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, वो जब झुकेगी तो और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से जो स्पाइन होगी वो और ज्यादा खींचेगी, तो वो प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। ओके सर, विनीता मैम, क्या आप सुन पा रही है मुझे? हाँ लीना, थैंक यू सो मच, मैंने सुना। मैम प्लीज आप खुद से एक बार सवाल को पूछें। हाँ सर, गुड इवनिंग सर, मैं विनीता हूँ। यस सर, मेरी एज 60 हो चुकी है, और वेट भी 70 के अबव ही होगा, 70 kg से ज्यादा, और मैं वैसे ये सब योगासन प्राणायाम वगैरह करती आ रही हूँ। मुझे स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो गया था आज से कोई 10-15 साल पहले, तो उसके बाद से मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है करने में। हालांकि मैं करती हूँ, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी में कमी लगातार आती जा रही है, फ्लेक्सिबल नहीं है बॉडी, तो स्पाइन में दर्द सा होने लगता है, फॉरवर्ड बेंडिंग में दिक्कत होती है। तो सूर्य नमस्कार पहले मैं कर लेती थी अच्छे से, अभी थोड़ा दिक्कत हो रही है। मैम हो सकता है आपने किया हो, जो मैंने बताया कि जैसे एज हो जाने के बाद क्या होता है कि, और अगर इंसान थोड़ा सा फैट भी है, उसमें क्या होता है, जब वो
जो सेकंड स्टेप है, यानी फर्स्ट टेक नमस्कार, सेकंड हस्तताड़ासन, जो थर्ड स्टेप है पाद हस्तासन, मेन प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। जब आप नीचे की तरफ झुकोगे तो बॉडी का वेट ज्यादा होने की वजह से आपकी स्पाइन में भी स्ट्रेचिंग होती है, जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है मैम, तो आप सूर्य नमस्कार मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। तो इसका ऑल्टरनेटिव कोई कौन से आसन कर सकते हैं जो जिससे स्पाइन हमारी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहे? मैम जैसा कि मैंने बताया था, अभी एक बार फिर से बता रहे हैं कि जैसे आपका स्पाइन प्रॉब्लम, टेलबोन प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, ये लोग सिर्फ बैकवर्ड बेंडिंग वाले ही आसन करें, आगे की तरफ झुकने वाले मत करें, पीछे की ओर बेंड करने वाले ही करें बस। मम्मी ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। और कोई? ओके एक और पार्टिसिपेंट। प्रश्न, हाँ डॉक्टर अम्मा आप पूछे? नहीं, मैं पार्टिसिपेंट्स को ही बोल रही थी कि अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई स्पेशल आसन के बारे में पूछना चाहें तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या उनको अनम्यूट कर देंगे। मतलब किसी पर्टिकुलर बीमारी, पर्टिकुलर पेन या पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी के लिए जो अगर चाहें उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो वो सर अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे और पोस्ट भी बना के बता देंगे। देखो मैं यही है कि पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी के लिए। एक सेकंड जी सर। किसमें 110 लोग हैं, ठीक है, समय भी हमारे पास शायद ही मैम कम ही होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ग्रुप में अपना नंबर डाल रहा हूँ, अगर किसी को पर्सनली किसी भी प्रकार की हेल्प है किसी भी चीज को लेके तो वो मुझे कॉल कर सकता है। तो जब मुझे पर्सनली कॉल करेगा तो हम उसको चीजों को 5-10 मिनट देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम चीजों को हर आसन करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके सर। कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पास में है कि जो सबके लिए है, वो ज्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। जी मैम बोलिए। एक प्रश्न है जो मुझे लगता है कि आज के दौर में बहुत सारे लोगों से संबंधित होगा। सर एक हमारे पार्टिसिपेंट ने वो प्रश्न है उनका कि ये है सुनीता अग्रवाल जी, जो जानना चाहते हैं कि एंजाइटी के लिए क्या कोई एक्सरसाइज है, यदि है तो सबसे सूटेबल कौन सा है? एंजाइटी क्या करें? ओके, देखो एंजाइटी के लिए सबसे पहले तो ये आप देखो कि हमें एंजाइटी हुई कैसे, सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि एंजाइटी के लिए बहुत सारे आसन, और जो एंजाइटी है ये इससे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका बहुत अच्छी है, इज द बेस्ट फॉर एंजाइटी। और दूसरी चीज अपने मैम जो प्राणायाम हमने बताया, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति और भस्त्रिका। दूसरी चीज कि वो सारी चीजें कीजिएगा जिसमें से आपका पेट जो है एक ट्विस्ट हो। सपोर्ट मैं कहना चाह रहा हूँ कि ट्विस्टिंग वाले आसन जितने भी होंगे वो आप हमें शायद देख रहे होंगे, हम कुछ चीजें करके भी बता देंगे तो आप जल्दी से बिल्कुल जो चीज है तो उसके लिए जो भी आसन हो उसमें आपका पेट जितना ट्विस्ट होगा उतना बेटर है। सपोज हम एक आसन आपको करके बताते हैं, जैसे वक्रासन, ठीक है। वक्रासन के लिए हम सामने की तरफ पैर फैला के बैठना है, उसके बाद राइट हैंड को बेंड करना है और राइट हैंड को अपने बैक साइड रखना है, जितना हो सके उतना पास, और अपने लेफ्ट एल्बो को एडजस्ट करना अपनी राइट नी में, ये। उसके बाद अपने एल्बो से ट्विस्ट करना बैक साइड, ये, और पीछे की तरफ देखना। ये देख रही हो? जितने भी ट्विस्टिंग के पोज होंगे वो इसके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और जरूरी ये नहीं है कि आप गूगल में देखो, यूट्यूब में देखना, एक चीज ये ध्यान रखना कि उसमें बहुत सारी चीजें गलत भी बताते हैं, क्रोम पे, गूगल पे। एक क्वेश्चन आया है जी सर एक क्वेश्चन आया है, व्हाट प्राणायाम और योगा फिट फॉर कोल्ड एलर्जी? ये हमारे डंगाल साहब का क्वेश्चन है कि कोल्ड एलर्जी के लिए कौन सा प्राणायाम या योगा फिट होगा? सर एज क्या होगी सर की? एज सर वही 55 के अराउंड। ओके जी हाँ, देखो अभी जो मैंने वात पित्त का बता रहे थे, तो क्या है कि जो आपको कोल्ड हो रहा कफ की वजह से हो रहा है, यानी वात पित्त कफ जो 3 जो दोष है उसमें से आपका कफ का बढ़ गया है। तो उसको करने के लिए जैसे जो मैंने बताया चेस्ट को ओपन करने वाले, क्योंकि चेस्ट को जब आप ओपन करोगे तो उसमें क्या होगा कि एक प्योर ऑक्सीजन जो होगा
वो उसके अपने आपके हार्ट तक जाएगी, और जिसकी वजह से आपको होल्ड को थोड़ा बहुत होल्ड करना है आपके क्षमता के अनुसार, उसके बाद आपको रिलीज करना है। तो जब वहां पे आपका प्योर ऑक्सीजन प्रवाह करेगा आपके हार्ट में, तो वो क्या होगा। और या फिर दूसरा तरीका आपका ये भी है कि आप जैसे आप सुबह थोड़ा सा गर्म पानी पिया करो, 1 गिलास, सबसे बेस्ट है। अनुलोम विलोम, कपालभाति तो होगा नहीं क्योंकि कफ होगा नोज में, ठीक है सर। जैसे चेस्ट को ओपन करना है और ब्रीदिंग को आप चेस्ट तक लो। आप लोग क्या होता है कि सबसे जो कमी हम लोगों के अंदर ये हो गई, जो हम सांस लेते हैं तो बहुत छोटी छोटी सांसें लेते हैं, बहुत छोटी छोटी सांसें लेते हैं, जो कि वो जो सांस होती है हमें जिसके लिए हम ले रहे हैं वहां तक तो पहुंच ही नहीं रही है। सांस ली यहाँ तक गई, यहाँ से वापस आ गई, वहां तो बहुत ही कम पहुंच रही है। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और है। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और है सर, ये शोभना नागर जी का, कि थायराइड के लिए कौन सा प्राणायाम करना है और कैसे करना है? ओके, हाँ देख लो, थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है जो मैंने बताया था उज्जाई प्राणायाम। तो वो कैसे करना है वो भी जरा। जी देखो, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो आवाज आएगी, हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखो, उज्जाई प्राणायाम करने के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल बैठ जाना होता है, मैम आप हमें देख रही होंगी, और उसके बाद फिर हम सांस को ऐसे लेना है जो गले से टच करते हुए सांस को बाहर निकले और गले से छूते हुए सांस को अंदर खींचना। आई मीन जो गला है वो संकुचित हो। सपोज आप हमें देखो, सामने बैठे हैं, उसके बाद सांस जो गला है वो एक संकुचित होगा, ठीक है मैम। तो उसके बाद आपको सांस लेना है, सेम वैसे सांस आपको छोड़ना भी है। आपको मैं 2-3 राउंड करके बता रहा हूँ। होल्ड करना है, जो लोग हेडफोन लगाए होंगे शायद उनको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी कि मैं गले में क्या चीज कर रहा हूं। एक बार फिर से देखना। कहने का मतलब है गले से सांस को लेना है, गले से सांस को छूते हुए। आई मीन जो आपका कंठ है ये, यहाँ से गले से सांस छूते हुए सांस को अंदर खींचना है, सेम वहीं से सांस को छोड़ना भी है। और जैसे सांस लिया तो कुंभक का यूज कीजिएगा, सबसे अच्छा होगा। और बहुत सारे टेक्निक हैं इसके, जैसे आप सपोज आप लेट गए, लेट जाने के बाद आपने पिलो यहाँ पे यूज किया, सपोज देख लो, पिलो तो फिलहाल है नहीं मेरे पास, बट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे आप ये लेट गए, ठीक है, सपोज ये पिलो है, तो आपका सेकंड तरीका है, बहुत अच्छा भी है, क्योंकि हो सकता है कि जो जिसकी ज्यादा एज होगी उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी करने की, तो उसके लिए ये सारी टेक्निक आपको मिलेगी कहीं नहीं। और योग में कुछ गलत नहीं होता, सभी का एक अपना प्रैक्टिकल होता है, जिससे जो लाभ होता है हम लोग वो चीजें लोगों पर भी यूज करें, ठीक है। तो देखो सपोज हम ये लेट गए, उसको हमें पिलो को यहाँ जब आप लगाओगे तो गर्दन हमारा बिल्कुल पीछे ढीला हो जाएगा। ये अब यहाँ से आपको जब जैसे सोते हैं तो गले से आवाज आती है, ठीक है, वही आवाज अब हमें यहाँ पे नॉर्मल लेना है। एक सेकेंड मैं बताता हूँ, ये ऐसे गला आपका फिर ये अवस्था हो जाएगी ऐसे। उसके बाद जब सांस लेंगे ये चीज आपको करना है कम से कम 10 से 15 मिनट रेगुलर। और जब आप बैठ के करोगे तो आपको हो सकता है कि उसमें खांसी आएगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी उसमें। जब स्टार्टिंग पीरियड होता है तो उसमें आपको खांसी भी आएगी, उससे कोई इशू नहीं। सर की लास्ट क्वेरी है, हाँ सर की लास्ट क्वेरी है कि कैन वी कंबाइन वार्म अप एक्सरसाइज विद सूर्य नमस्कार? यस यस यस। तो देखो आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, पहले हम थोड़ा अपनी तरफ से बता रहे, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आपको आपके पास समय कितना है डिपेंड ये करता है। अगर आपके पास समय है तो आप रेगुलर ज्यादा से ज्यादा आसन कर लो,
अगर आपके पास समय कम है, सपोज आपके पास 10 से 15 मिनट है, तो आपने अगर सूर्य नमस्कार नॉर्मल जो 12 स्टेप होते हैं, आपने अगर 12 स्टेप कर लिए तो आपके सारी बॉडी के वार्म अप हो गए। क्योंकि सूर्य नमस्कार क्या है कि सूर्य नमस्कार में बैकवर्ड बेंडिंग भी होती है, फॉरवर्ड बेंडिंग भी होती है, स्ट्रेचिंग भी होती है। यही चीज हमें सारे आसनों में देखने को मिलती है। किसी में बैकवर्ड बेंडिंग हो रही होती है, किसी में फॉरवर्ड बेंडिंग होने को रही थी, और किसी में स्ट्रेचिंग। तो ये तीनों चीजें हैं, ये हमारे सूर्य नमस्कार में मिल जाती है। अगर आपके पास समय कम है तो आप सिर्फ सूर्य नमस्कार भी आप कर लोगे 10 मिनट 15 मिनट, तो समझो आपने सब कुछ कर लिया। फिर आप कुछ ना भी करें तब भी ठीक है जी। अब मैं मुझे क्वेश्चन बताइए, अगर आप क्वेश्चन करना हो आप क्वेश्चन में बताइए पर। लीना, और कोई चैट में दिख रही है प्रॉब्लम? मुझे एक प्रश्न दिख रहा है, डॉक्टर सुमन मैम है, उनका एक प्रश्न है। वो जानना चाहती हैं कि सम आसना फॉर शोल्डर पेन। यस यस यस, ओके। तो जी मैम, हम आपको बताना चाहेंगे कि मैम शोल्डर पेन के बहुत सारे आसन हैं। ऐसे हम आपको अभी कम से कम 2 3 4 आसन हम आपको बता रहे हैं। शोल्डर पेन के बहुत आसन हैं, और जो जिसमें आप आसन कर भी रहे होगे, हो सकता है पर्टिकुलर आप शोल्डर का ना हो, बट शोल्डर पे इफेक्ट डालते हैं। अब टेक्निक, अब आपको ये बताएं टेक्निक क्या है कि आपको कैसे करना आसनों को। तो देखिए, ये लोग सभी करते हैं, ठीक है, शोल्डर रोटेशन करते सभी। अब इसको हम अपने तरह से, अब इसको करना कैसे? सबसे पहले आपने हाथ शोल्डर पे, ठीक है, एल्बो को आपस में टच किया। उसके बाद यहाँ से आपको ये ध्यान देना है कि आप सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाना है, यहाँ पे सांस लेते हुए। अब यहाँ से सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर, एंड वंस अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। और जब आप हाथ को ऊपर लेके जा रहे हो, फिर जब ऊपर से नीचे लेके जा रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शोल्डर को ढीला नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। जितना अगर ज्यादा पेन हो रहा है तो आप कर लो, बट ऐसा नहीं कि यहाँ ऊपर लेके उसको फिर यहाँ आराम करने लगे, थक गए तो अपना ढीला छोड़िए, नहीं, ढीला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बस टाइट। उसके बाद छोड़ते नीचे की तरफ। एक एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज सेम इस टाइप से रोटेशन, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ साइड होगी मैम। एंड थर्ड होगा सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, आपकी एक्सलेशन के हिसाब से कि आप सांस की जो आपकी गति है सांस लेने की वो कैसी है, उसके हिसाब से आपको सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाना है, हाथ को लेके जाना है, और छोड़ते हुए नीचे की लेके आना है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज, जैसे इसमें दो चीजें आपकी हो जाएगी, एक तो आपका साइड स्ट्रेचिंग भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, और दूसरा चीज आपके शोल्डर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। देखिए ये वन, ये देखिए, अब हाथ ये मत छोड़ना, ओके मैम। एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट एंड टाइट, एंड बोथ साइड अल्टरनेट, ठीक है। उसके बाद एक सिंपल भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप। शोल्डर पेन वाले तो आप लोग तो किसी भी समय कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और सारी एक्सरसाइज को कम से कम आप 15-20 मिनट जब मैम करोगी तभी भी थोड़ा इफेक्ट डाल पाएंगे। और कंटिन्यू, ओके मैम। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर अम्मा, मुझे लगता है कि अब हमने जो अधिकतर ऐसे प्रश्न जो कि कॉमन लोगों के लिए हमने कवर कर लिया है, और मुझे लगता है अब आपको फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्रोसीड करना चाहिए। इसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे, वेरी नाइस, नाइसली एक्सप्लेन्ड, वेरी इंफॉर्मेटिव, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सर। मेरे हिसाब से सबको बहुत ही पसंद आया ये सेशन, लेकिन वही टाइम की कमी की वजह से सारे प्रेजेंटेशंस नहीं हो पाए। तो कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा है कि सर का कॉन्टैक्ट नंबर, सर से फर्दर कॉन्टैक्ट के लिए। तो सर, विल यू प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर? यस मैम, ओके मैम, नाउ यस मैम, नाउ शेयर। जी जी, ओके। मैंने अपना नंबर कांटेक्ट डाल दिया है, आप लोग ले सकते हैं 9616061133। ओके ओके, सो आई थिंक क्वेरी इज ओवर जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन। बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों के लिए
और हमारे स्टूडेंट्स, हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, इन सब के लिए ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम में हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम महिला विद्यालय की तरफ से निशा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि निशा मैम ने हमें ये मौका दिया और हमें इस लायक समझा कि हम लोग कुछ इस तरह का प्रोग्राम कर सकें, जो कि मोदी जी ने जिस भावना के साथ और जिस उद्देश्य के साथ इस प्रोग्राम को हर साल ऑर्गेनाइज करने का बीड़ा उठाया था, तो उसी क्रम में हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा और ऑनलाइन आई थिंक ये बहुत सक्सेसफुल रहा और सबके लिए बेनिफिशियल भी रहा। तो सर आपके सहयोग के बिना ये नहीं पॉसिबल था। तो एक बार मैं फिर से अपने सारे कलीग्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स और दूसरे कॉलेज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और जितने भी जिनको मैं नहीं भी जान रही होंगी, सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और निशा दीदी, हमारे कॉलेज के मैनेजर सर और हमारी जो अभी साथ में कोऑर्डिनेटर हैं लीना, और टेक्निकल असिस्टेंट हमारे जो अरुण जी हैं, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना पेंस लेने के लिए, इस प्रोग्राम को फाइनल शेप में पहुंचाने के लिए। तो मैं एक बार फिर से और लीना से भी आग्रह करूंगी कि वो सबके लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। लीना प्लीज। बिल्कुल डॉक्टर अम्मा, आपका भी बहुत बहुत आभार और शुक्रिया, और साथ में सभी पार्टिसिपेंट्स का आज के प्रोग्राम से जुड़ने के लिए शुक्रिया। और सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी कि जिन लोगों ने बाय चांस बीच में कहीं उठकर चले गए या कोई स्टेप मिस हो गया, कुछ नहीं सुन सके, और तो हमारी महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज का जो YouTube चैनल है, उस पे हमारे आज के सेशन का वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप उसको देख करके बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही हमारे अपकमिंग इवेंट्स जो भी हमारे कॉलेज से रिलेटेड होते हैं वो देखने के लिए, और किसी भी तरह की वेबिनार्स या कोई भी जो हमारे कॉलेज की अपडेटेड एक्टिविटीज को देखने के लिए आप हमारे कॉलेज का महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज अमीनाबाद के नाम से जो फेसबुक पेज है उसको देख सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको सारी एक्टिविटीज पता चलती रहे समय। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने फीडबैक फॉर्म भर दिया होगा। जिन्होंने नहीं भरा है वो चैट बॉक्स खोलें, उसमें फीडबैक लिंक दिया गया है, प्लीज आप उसे फिल कर लें या कॉपी करके आप उसे अपने मोबाइल में कहीं और सेव कर लें, ताकि आप उसे फिर भर सकें। इसी के साथ मुझे लगता है डॉक्टर अम्मा हम लोगों को अपना सेशन एंड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर लीना। और वंस अगेन मैं फिर यही कहूंगी कि